हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, बड़ा मज़ेदार चीज़ पढ़ रहे थे ना, बोर्स मॉडल, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैंने सिखाया था, याद है आपको? डिराइव कराया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर डिराइव किए होंगे, किए ना आप? अब नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, करेंगे तो मैंने कहा था ना, सीखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या होता है? तरीका ये होता है कि आप किसी को सिखा दीजिए, आप सिखाएंगे तो डिराइव करेंगे, तो रेडियस डिराइव करना, वेलोसिटी डिराइव करना, एनर्जी डिराइव करना, और उसी को थोड़ा अपने एक्सप्लोर करेंगे, उसी को थोड़ा खींचेंगे तो पूरा मॉडल हमारे आँख के सामने आ जाएगा। और बोर्स मॉडल पे इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है भाई? इसलिए कि बोर्स मॉडल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आपने कर लिया होगा ना भाई। दो देखिए इक्वेशन यूज करना था, याद है आपको? एक MVR इज इक्वल टू NH/2 है ना बच्चों? ये MVR क्या है पता है ना आपको? एंगुलर मोमेंटम भाई, वही मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, बहुत बढ़िया। या फिर I ओमेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दिया है कि L इज इक्वल टू I ओमेगा। और हमने क्या बताया था? मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम। मोमेंट मतलब R से गुणा कर देते हैं, R मतलब पोजीशन वेक्टर भाई, और P मतलब MV, तो हो गया MVR, है ना? ये तो हम लोग पढ़े ही है बच्चों। और एक तो इक्वेशन में ये यूज किए थे और दूसरा क्या किए थे, याद है आपको? दूसरा वाला में हम लोग फोर्स को बैलेंस कर दिए थे। क्या नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे 0 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो इधर उधर खिंचा जाएगा ना भाई। तो एक पर्टिकुलर रेडियस पे घूम रहा है, कौन बोला? बोर साहब, है ना? तो बच्चों ये फोर्स बराबर कर दो, तो KZE²/R² इज इक्वल टू MV²/R। ये दो इक्वेशन का यूज किए हम लोग, और यहाँ से क्या निकाल लिए? वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी। मुझे उम्मीद है कि आपको डेरिवेशन इसका जरूर पता होगा, पता है ना? बहुत अच्छे। अब देखिए हम लोग पढ़े बोर्स पोस्टुलेट्स। कितने पोस्टुलेट्स है भाई? 4। आपके एग्जाम पूछा जाता है, और नहीं भी तो परीक्षा के लिए बड़ा जरूरी है, और यही चीज़ 12th क्लास में है। तो बोर साहब के पोस्टुलेट्स, एंगुलर मोमेंटम और डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। अब इन सारी बातों के आधार पे अब जरा चेक कर लेते हैं कि आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। अब जब बच्चा नहीं पढ़ा रहता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कहता मेमोरी कमज़ोर है। नहीं, मेमोरी नहीं कमज़ोर है भाई। अभी सवाल बनाना है आपको, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। इस सवाल में दिया हुआ है। तो द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। फटाफट बिल्कुल बना के झमाझम आंसर फेंकिए तो आप लोग, और सबको आंसर करना ही है। फैबुलस हैं आप लोग, पढ़ने में आप लोग बड़ा इंटरेस्ट है। चलिए भाई, मतलब मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे बच्चे मिल गए हैं। हम लोग कह रहे हैं, हमको फॉर्मूला पता है ना बच्चों? E इज इक्वल टू -RH। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहा है ना, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, और ये Z²/N², है ना फॉर्मूला? याद है आपको? अभी कह रहा है कि Z की वैल्यू 1 रखिए। कहाँ है भाई 1 रखें? क्योंकि किसके लिए काम कर रहा है? हाइड्रोजन के लिए। थोड़ा मैं डिटेल में बात करता रहूँगा आपसे, क्योंकि इसकी वाट लगानी है हम लोगों को, है ना? कहीं से कोई दिक्कत न रहे आपको। अब Z की वैल्यू 1 कर दिया आपने, और ये माइनस कह रहा है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना भाई? क्या बोल रहा है? कह रहा है कि पहले वाले की एनर्जी इतनी है, अब बाई N²। बताना है आपको इसमें से कौन कौन सा फिट बैठेगा। तो जरा N की वैल्यू, अब एक्साइटेड स्टेट समझते हैं किसको बोलते हैं? चलिए थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको। ये तो आपका हो गया, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक्साइटेड स्टेट के विषय में। बच्चों देखिए, आपको मैंने कल बताया था, कल मतलब प्रीवियस क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में, कि जैसे जैसे आप दूर जाइएगा तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। दूर जाइएगा तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी ना बच्चों। और जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, कहते हैं भाई तुम औकात में रहो, थोड़ा धरती पर रहो। धरती पर मतलब ग्राउंड पे रहो। ग्राउंड मतलब थोड़ा कम एनर्जी में रहो, थोड़ा स्थिर रहो, थोड़ा स्टेबल रहो। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो धरती पर रहता है। धरती मतलब ग्राउंड स्टेट, इसको दिमाग में रखिए। जब भी ग्राउंड स्टेट बोलेगा तो सबसे कम एनर्जी वाला स्टेट। आपको पता है कि इधर जाने पर एनर्जी क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। एनर्जी इंक्रीजेज इधर आगे बढ़ने पर। अब ये क्यों? अगर आपको नहीं याद है तो आप जरा पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें बड़ा डिटेल में समझाया हूँ।
तो इसकी एनर्जी सबसे कम हो गई, तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट। अभी स्टेबल स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, मिनिमम एनर्जी स्टेट है। अब इसके ऊपर तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी ज़्यादा होगी कहीं तो बड़ा एक्साइटेड है भाई, बड़ा रिएक्टिव है, बड़ा एनर्जेटिक है। तो एनर्जेटिक स्टेट, रिएक्टिव स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं, समझ गए ना आप। तो अब देखो भाई, ये तो ग्राउंड स्टेट हुआ, ये हुआ, थोड़ा रंग बदल लें तो समझ में आएगा आपको, ये हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सब लोग इसको नोट कर लेगा, कॉपी पेन लेके बैठिए भाई, बताते जाएं तो नोट करते जाए फटाफट फटाफट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब कोई बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो क्या समझेंगे आप, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है ये तो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4। तो जितना एक्साइटेड स्टेट बोलेगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, समझ गए आप। और वो क्या होगा, उसके n की वैल्यू, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत अच्छे। तो इसलिए सवाल में कह रहा है आपसे, सवाल में आपसे कह रहा है बच्चों कि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताइए। चलिए मैं यहाँ लिख लिया भाई। तो अब ये n की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, 2 रख लो भैया। तो अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं बच्चों तो क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा, 4 3 12 और 1 बचा, 4 चौके 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में रहेगा, ठीक है ना बच्चों। ये 3.4 आंसर तो ए हो गया, बाकी कोई मैच नहीं करता है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ए। सी भी आ रहा है क्या। अब देखो भाई, सी तो आ ही नहीं सकता ना, सी आया कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब n की वैल्यू बढ़ाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको हमेशा। जानते हैं जब भी कैलकुलेशन करिए और आंसर पाइए आप लोग, तो थोड़ा सोचना है कि ये आंसर व्यवहारिक है कि नहीं। तो आपको पता है अब n की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरी घटेगी। तो अब इसकी वैल्यू 13.6 से घट के 3.4 पे आ गया n इक्वल टू 2 के लिए। तो अब 3 4 5 करिएगा तो अब 6.8 तो आएगा नहीं, प्लस तो होने का चांस नहीं है और ये भी नहीं आएगा। अब सोचना ही नहीं है ना, क्यों, अब n की वैल्यू ज़्यादा करती वैल्यू और कम ना होगी भाई, मैग्नीट्यूड में, मात्रा में। अब ओवरऑल माइनस है तो बढ़ेगा ही, मात्रा में बोल रहा हूँ, इस फिगर की बात कर रहा हूँ। ये फिगर घटेगा ना, और यहाँ सब, तो ये फिगर आ गया n इक्वल 2 के लिए। अब बाकियों में और कम होगा तो आंसर क्या होगा इसका, ए। हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना, इसलिए कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि खूब पढ़ रहा है, 15 घंटा पढ़ रहा है, ये नहीं करना है। जब तक दिमाग लगे पढ़िए, थक गए थोड़ा घूम के आइए, क्योंकि आपको एक्टिवली सोचना है कि जो आप आंसर निकाले हैं वो कितना व्यवहारिक है, समझ गए ना आप। तो अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 2-3 चीज़ देखे हैं। पहला क्या देखें आप, एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं, समझ गए ना आप, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, और दूसरा देखें एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक, चलिए अगला सवाल। ये सवाल जो दिया है मैंने आपको, ये कंपटीशन में आया हुआ है ना। अब यहाँ लिखता नहीं हूँ मैं कि IIT में कि मेडिकल में, लिखने से बच्चा लोग थोड़ा अब नॉर्मल हो जाता है, लिखा मुझे सर कि मत लिया करिए। तो आप जो है कंपटीशन सवाल बनाए हैं, और ये सवाल परीक्षा मिलेगा आपको। टाइम कितना होता है, भारी कम। चलिए अब फटाफट देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये कह रहा है वाई डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अभी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव कहाँ है भाई, आपको याद है ना, आप क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। तो सवाल ये नेगेटिव क्यों है, वाई नेगेटिव। तो मैं आपको कुछ कुछ बात बोलूँगा और फिर उसको समझाऊंगा मैं। जब भी कोई सिस्टम बाउंडेड होता है, बाउंडेड समझ रहे हैं ना, पकड़ के रखता है। मैं एक उदाहरण दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि आप यहाँ से लंदन भाग जाइएगा, अमेरिका भाग जाइएगा कमाने के लिए, चाहे कुछ घूमने मस्ती मारने या बड़ा पैसा कमाने। अगर अपनी माँ को प्यार करते हैं, अपने पिताजी को प्यार करते हैं, तो आपके पिताजी माताजी यहाँ पर हैं, लेकिन उनका जो फील्ड है, फील्ड बहुत अलग चीज़ है। उनके इमोशनल फील्ड में आप हैं, आप उनका अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। तो आप अपना फ़ोन करिएगा ना, सुबह शाम फ़ोन करिएगा, कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या हालचाल है, तो ये आपको अटैचमेंट रहेगा। अभी कोलकाता में सुनामी आया, तो मेरा एक दोस्त रहता है लंदन में, वहीं अपना बस गया, शादी ब्याह कर लिया वहीं लंदन की लड़की से। तो कहा कि मैं बड़ा दुखित हूँ, मुझे चैट फ़ोन कर रहा था, मेरी वहाँ सुनामी आ गया है और वो मेरे घर में बिजली नहीं है, मेरे पापा परेशान है। हम उसको डांटे कि तुम ऐसी घड़ी में वहाँ जाकर टिका हुआ है। मतलब ये है, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, आप समझिए बात को, कि उसकी एनर्जी जीरो नहीं है। अगर आप कहीं से बाउंडेड हैं, जैसे धरती घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो बाउंडेड है ना भाई। तो जब बाउंडेड है तो वो अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, और अट्रैक्शन में एनर्जी घटता है। चलो जरा ध्यान समझिएगा, फिर से आ जाता हूँ मैं। जब भी अट्रैक्शन लगेगा तो अट्रैक्शन में एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये बात तो हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, आप कहेंगे सर दोहरा कह रहे हैं, बताता हूँ आपको मैं।
जब भी कोई आइसोलेटेड स्टेट में होगा, अब आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि भैया तुमसे हमको मतलब नहीं है। अभी तो रूममेट को ही बोल देते हैं आप कि तुमसे हमसे कोई मतलब नहीं है, आज सोचते 24 घंटे उसी के विषय में है, तो वो वाला नहीं। उसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। आप एक्साइटेड रहेंगे कि कब मिले तो इसको हुमस दें हम, है कि नहीं, तो उसको नहीं बोलते हम। आइसोलेटेड मतलब कोई मतलब नहीं है, सुख दुख कुछ भी रहो, नो लेन नो देन, नो लॉस नो गेन, कोई मतलब नहीं है। तो जब आइसोलेट, इसका दूरी से मतलब नहीं है, वो दूरी 1 मीटर भी हो सकती है और 1 लाख किलोमीटर भी हो सकती है। Isolated is a kind of situation when two bodies has no kind of interaction with each other. They do not influence over each other. That's called isolation. Yes. So बच्चों, ये isolation में एनर्जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। एनर्जी इज इक्वल टू 0। आइसोलेशन को यूँ समझिएगा, नो अट्रैक्शन और नो रिपल्सन। नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड बोलेंगे। ठीक है, ये आइसोलेटेड हो गया। अब कोई आइसोलेटेड है, आप समझिए, ये देखिए न्यूक्लियस है और ये समझ रहे ना क्या है, ऑर्बिट है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, बहुत दूर है। बहुत दूर कैसे बोलिएगा आप भाई, बहुत दूर को बोलेंगे हम लोग r टेंस टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कितना दूर होता है रे, कहीं दूरी से मतलब नहीं है उसका। ये दूरी 1 मीटर कह लो और 1 लाख किलोमीटर कह लो, इसका मतलब फील्ड से है। इसका फील्ड वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, या इनसिग्निफिकेंट है, या नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समझ रहे हैं कितना होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए ये इसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू किया, अब अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है तो अपनी तरफ खींच रहा है कि बेटा इधर आओ। इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर खींच के यहाँ आया, फिर खींच के यहाँ आया, फिर खींच के यहाँ आया। ये जो बता रहा हूँ ना, इसी पर IIT एडवांस में एक बार 12 नंबर का बढ़िया सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, ये खींच खींच के ले आया था। आप अभी करिएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन 0 पे है, आइसोलेटेड मतलब दूरी नहीं है, आइसोलेटेड काइंड ऑफ सिचुएशन है, समझ गए ना आप। उसमें इतना दूर हो जाएगा कि नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, नो लॉस नो गेन, कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो वहाँ एनर्जी क्या होगी, 0, उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी 0 होगी। ठीक है, अभी अट्रैक्ट कर रहा है, कराओ आओ आओ भाई, पास आओ पास आओ पास आओ। तो अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और किससे घटेगी भाई, ये देखो 0 से घटेगी। 0 से एनर्जी घट रही है, तो 0 से घटे क्या होगा, निगेटिव होगा। ये काहे घट रहा है, अट्रैक्शन की वजह से। तुम अट्रैक्शन मतलब पकड़ लिया, मतलब अगर कोई आपको पकड़ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी एनर्जी 0 होगी। मैं कोई बोल रहा हूँ, ध्यान सुन रहे ना आप, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा, कोई। जैसे अपनी माता जी के पास एग्जाम्पल दिया, या हम लोग बात कर लें अभी अभी, अगर आप लोग थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल पढ़े होंगे बच्चा लोग, थोड़ा बहुत, तो आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं। क्या लिखते हैं, -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी, जिसका निकालना चाहते हैं, बटे दोनों की दूरी। अभी कहें माइनस कहाँ आया, समझ गए ना आप माइनस क्यों आया। ये माइनस इसलिए आया है कि धरती माँ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही हैं। अरे भाई, इसीलिए तो किसी बॉडी को धरती से दूर फेंकना होता है, तो उसे मार एनर्जी देना होता है। नहीं, इसके वेलोसिटी बहुत एनर्जी फेंक दिया उसके ऊपर, कहें धरती कहीं मत जाओ, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है। अब देखिए इसको बहुत गहराई सुनिएगा आप लोग, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कोई पूछे निगेटिव एनर्जी क्या हुआ, क्यों हुआ, तो बोलेंगे निगेटिव एनर्जी इसलिए हुआ क्योंकि वो सिस्टम बाउंडेड है, या क्योंकि वो अट्रैक्शन महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की वजह से उसकी एनर्जी क्या हुई, निगेटिव हुई। जब कोई मतलब नहीं था, एनर्जी क्या थी उसकी, 0। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और डिटेल बात कर लेता हूँ आपसे, बहुत मज़ा आने वाला है। तैयार हो जाइए भाई आप लोग, आप छोड़िएगा नहीं, ये बात नोट कर लीजिएगा। और मेरे पढ़ाने के बाद आपसे A to Z IIT PMT मेडिकल वाला बच्चा भी एडवांस सवाल बना लेगा। मेडिकल का तो सूंघे का उत्तर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा फोकस रहिएगा। चलिए, अब ये हुआ क्या खेल बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 समझ रहे हैं ना। और कहाँ तक चले गए आप, इनफाइनाइट तक। यहाँ एनर्जी कितना, 0, क्यों, आइसोलेटेड है, कौनो मतलब नहीं है, ये बात तो समझ गए आप लोग। यहाँ एनर्जी कितना है, E1 अट्रैक्शन ज़्यादा, E2 अट्रैक्शन कम, E3 अट्रैक्शन और कम, E4 E5 जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, समझ रहे ना आप। तो सबसे कम एनर्जी E1, उससे ज़्यादा एनर्जी E2, उससे ज़्यादा एनर्जी E3, उससे ज़्यादा एनर्जी E4, उससे ज़्यादा E5, और सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा ई इनफाइनाइट कितना 0। अब 0 से ये सब कम है, जरा गौर करिएगा, 0 से कम है तो 0 से कम होगा तो क्या होगा बताइए जरा आप, तो निगेटिव होगा। कहीं निगेटिव कहाँ है, कहीं देखो ये तो बिलल्ला हो गया है, एकदम घर बार छोड़ के निकल गया, कोई मतलब नहीं है उसको। बट इन सबों को मतलब है ना भाई, तो एनर्जी क्या आई, बाउंडेड है, अट्रैक्शन में है, उस इन्फ्लुएंस उस फील्ड को महसूस कर रहा है। ठीक है, अब सोचिए मान लो कोई लड़का है बड़ा माँ बाप से प्यार करता है, रहता है, और उसको बिलल्ला बनाना है, तो लोग क्या करता है, कुछ लोग ना जो दुश्मन होता है आसपास वाला क्या करता है, उसमें जहर भरता है उसके दिमाग में, तो जितना अट्रैक्शन उसको माँ बाप से होगा उतना ही उसमें रिपल्सन भर देगा, तो 0 हो जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा, गाँव वाला ताली बजाएगा। कुछ लोग, कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं। मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ कि भाई वो अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, उसको बिलल्ला बनाना है, तो जितना अट्रैक्शन महसूस कर रहा है उतना ही उसमें, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव डाल दीजिए ना। रिपल्सन मतलब पॉजिटिव एनर्जी, अट्रैक्शन मतलब निगेटिव एनर्जी, और कोनो मतलब नहीं 0 एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी निगेटिव मतलब अट्रैक्शन, कहीं पर एनर्जी निगेटिव लिखा मतलब अट्रैक्शन, एनर्जी पॉजिटिव लिखा मतलब रिपल्सन। तो अगर ये सोचिए कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये n की वैल्यू क्या हुई 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और सपोज करिए इसकी एनर्जी जो है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी एनर्जी -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे में लिख दिया। अब हमसे कहा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन को जो है आप इससे भगा दीजिए, इस न्यूक्लियस से बाहर निकाल दीजिए। जरा समझिए बोलना क्या चाह रहे हैं। ये एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं ना। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस एटमों में से इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं जी, है ना, वो चक्कर मार रहा है ना। तो कह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालिए तो बाहर, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो A++ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अभी क्या बन गया है, आयन बन गया है, आयन। तो आपने क्या किया, इसका आयनाइजेशन किया। एक जो न्यूट्रल एटम था आपने उसको आयनाइज कर दिया। तो ये काम भाई, जो काम कर रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं पैसा ले रहे हैं, तो पढ़ाने का पैसा ले रहे हैं, सिखा रहे हैं सिखाने का पैसा ले रहे हैं, डॉक्टर ठीक कर रहा है ठीक करने का पैसा ले रहा है ना। तो वैसे ही आयनाइज कर, तो आयनाइज के लिए कुछ चाहिए ना, उसको एनर्जी चाहिए। क्यों, तो इसलिए इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अभी सवाल ये उठता है कितना लगेगा। अब यहाँ से मामला क्लियर होने वाला है, बड़ा मजा आएगा आपको। तो जितनी इसकी नेगेटिव एनर्जी है उतना ही अगर इसको हम पॉजिटिव दे दें, मामला समझ गए आप। जो लड़का था जितना माँ बाप से अट्रैक्शन महसूस कर रहा था उतना ही उनके दिमाग में, उसके दिमाग में माँ बाप से रिपल्सन भर दीजिए। रिपल्सन मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो जितना ये निगेटिव है उतना ही अगर इसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, कि छोड़ के इनफाइनाइट चला जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, इसकी एनर्जी है 0, वो क्या हो गया है, आइसोलेट हो गया है। तो कहेंगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताइए, तो क्या बोलिएगा, +1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस मतलब इतना देना पड़ेगा। मजा आया आपको। तो जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी, पहली बात निगेटिव एनर्जी मतलब क्या हुआ, निगेटिव एनर्जी मतलब न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखा है, जितना निगेटिव मतलब उतना तगड़ा पकड़ के रखा है। ठीक है। दूसरी बात कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी दिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन निकला मतलब कहाँ चला गया भाई, इनफाइनाइट पर, उसकी एनर्जी कितनी होगी 0। कहें निगेटिव है। अब भाई आपका मान लीजिए आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और आपका मान लीजिए 480 नंबर की तैयारी हो गई है, और मेडिकल में पास होने के लिए 600 नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब कितना और चाहिए, 120 चाहिए ना जी, ये निगेटिव है। इसको बाहर निकलने का 0 होना चाहिए। तो कितना चाहिए इसको, +1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मज़ा आ गया ना। जब हम इसको पहली बार सुने थे तो बड़ा मज़ा आया था भाई कि अच्छा ये है आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चलिए मैं समझाता हूँ, मिटा दिया मैं, डिटेल में समझाता हूँ फिर से आपको। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अरे बाप रे बाप, ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी, अब मान लीजिए इसकी निगेटिव -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी भाई, +20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आप तो एक बात सुने हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उसको निकालना उतना आसान होता है। अब समझ गए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी, निगेटिव वैल्यू इसकी कम होगी, निगेटिव वैल्यू इसकी और कम होगी, है ना। वो बात क्लियर हो रही है आपको। अब देखिए इसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा क्यों है, ज़रा फिर से बैक आ जाइए आप। क्योंकि इसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा मिल रहा है भाई।
तो अट्रैक्शन ज़्यादा निगेटिव ज़्यादा हो गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये जो ज़्यादा निगेटिव है इट्स बिकॉज ऑफ मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड देयरफॉर द ऑर्बिट्स विच आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। एंड सो बच्चों, अगर ये n इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, इसको निकालना आसान होगा। और इसीलिए जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो फांसी ले घूमता रहता है कि भैया हमको अटैक करूं क्या, एनर्जी ज़्यादा है ना उसका, बंदूक लेकर टहल रहा है, भैया अटैक करूं क्या। समझ रहे हैं आप? चलिए, मज़ा आया होगा आपको। एक बहुत शानदार बताने वाला हूँ, जो भी बच्चा साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता होगा, आप सभी लोग तो शानदार हैं ही, उसको भी मज़ा आ जाएगा। अरे यार गजब की बात है। जानते हैं, अगर किसी की एनर्जी लेस देन 0 होती है, वो बाउंडेड सिस्टम है ना, किसी की भी एनर्जी, तो ये जो है इलिप्टिकल पाथ चलता है, वो इसका जो मोशन होता है बच्चों, इलिप्टिकल पाथ। ये आगे आप डिराइव करिएगा, इलिप्स का इक्वेशन वगैरह मैथ्स में जो बच्चे होंगे पढ़ेंगे, तो वो इलिप्टिकल पाथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, उस पाथ में ट्रेवल करता है। किसी की एनर्जी अगर लेस देन 0 होगी तो, ठीक है। अब क्यों ये सब मत पूछिएगा, ये बहुत हायर लेवल से पढ़ना होता है। मैं तो इसलिए बताया कि जो साइंस का विद्यार्थी है दिमाग खबड़ा है कि अच्छा वो ऐसे घूमता है का। हाँ भाई, हमारी पृथ्वी सूर्य किनारे किनारे ऐसे घूमती है इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। अगर एनर्जी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो पैराबोलिक पाथ में चलेगा। पैराबोलिक पाथ समझते हैं आप? वो पैराबोलिक पाथ ऐसे होता है, पैराबोलिक पाथ में चलेगा, ठीक है। अगर एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हाइपरबोलिक पाथ में चलेगा। अभी आप इतना सुन लीजिए, आप किसी को बताएंगे आप ये सब, तो आपका चरण छू लेगा कि गजब भाई ये तो गजब बता रहा है, मज़ा आ जाएगा। और आपको तो मज़ा आ ही रहा होगा कि अगर किसी की एनर्जी लेस देन 0 होगी, मतलब हम क्या बोले आपको, जरा गौर सुनिएगा। इस सबको अभी डिसीजन में नहीं ले रहे हैं ना, इस सबको हम लोग अभी डिसीजन में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर सुना जाए तो जैसे ये बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन सब ट्रेवल कर रहे हैं ना, इन सब का इलेक्ट्रिकल पाथ होगा, और जिसकी एनर्जी 0 होगी ना, वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। और जो यहाँ पहुँच गया, मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो, और उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और आपने इसको एनर्जी दे दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एनर्जी पॉजिटिव हो गई। मतलब यहाँ पहुँचेगा और उस पर एनर्जी भी रहेगा, है ना। यहाँ पहुँचेगा, एनर्जी कितना बचेगा उसके पास, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ बच जाएगा, प्लस में इतनी एनर्जी बच गई। तो एनर्जी पॉजिटिव है तो वो हाइपरबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा। मैंने 3 बार बताई। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, कौनो सिस्टम, उसकी एनर्जी अगर निगेटिव है तो क्या बोलिएगा, इलिप्टिकल पाथ चलेगा। इलिप्स समझ गया। अगर एनर्जी 0 है तो पैराबोलिक पाथ, और एनर्जी पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आया, हम लोग सीख लिए आयनाइजेशन एनर्जी, हम लोग सीख लिए कि न्यूक्लियस जितना करीब रहिएगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि उसको न्यूक्लियस वाला चाप के पकड़ रखा है ना भाई, तो उसकी निगेटिव ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉजिटिव देना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया अभी कि निगेटिव एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल पाथ, 0 एनर्जी मतलब पैराबोलिक पाथ, पॉजिटिव एनर्जी मतलब हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है। ये यहाँ मैडम सोच रही हैं कि अरे यार ऐसे होता है क्या, बिल्कुल होता है। पूछिए क्यों, कि नाक सर बताए हैं, और हम क्या बोल रहे हैं कि आप जब बड़े होंगे तो इसको सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स। अगर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट होगा, देखिए इसमें हीलियम है, न्यूक्लियस बड़ा हो गया, लिथियम आ गया, बेरिलियम और बड़ा हो गया, है कि नहीं। ये हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, तो इन केस में बोर थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो जरा एक कष्ट सुनिए आप बोर थ्योरी का, बड़ा दुख है उसका। बोर थ्योरी के डेरिवेशन में गौर सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। रेडी बच्चों, देखिए आप, न्यूक्लियस है ना। अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी मतलब समझते हैं ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हो, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए अब इसको हम ऐसे पूरा कर लेते हैं, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला ये के शेल है ना बच्चों, n = 1, और फिर इसमें और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया, ठीक है। तो वैसा कर दिया हमने। अब यहाँ बोर थ्योरी कहाँ गड़बड़ाई, तो बोर थ्योरी, एक लाइन बोल देता हूँ फिर समझाता हूँ ऐसा क्यों। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई चीज़ फतवाजारी नहीं करूँगा, आपको बताऊँगा ऐसा क्यों हो रहा है,
आई विल एक्सप्लेन यू द रियल कॉज बिहाइंड दैट। सो आप बहुत डीपली इसको सुनना है कि अच्छा ये बात, उसको नोट कर लेना है और अंदर अंदर खुश हो जाना है कि मैं समझ गया, इसको मज़ा आ गया। मैं आपको ये बोलने वाला हूँ पहली बात कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, क्या बोला मैंने, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पर बोर फार्मूला होल्ड नहीं करता, वहाँ पर बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर बोर्स इक्वेशन लगाएंगे तो गलत आंसर आएगा। अब क्यों, देखिए जब हम लोग यहाँ पर इसको डिराइव करने में, मतलब आप कह सकते हैं बोर्स इक्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या है भैया, तो आपने दो इसको डिराइव करने में mvr इज इक्वल टू NH/2π, एक तो मान लीजिए ये यूज किया था एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा क्या यूज किए थे आप कि जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा kZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r। अब यही जो है दूसरा वाला, ये पूरा मामला किया है खराब, पूरा दिक्कत इसकी वजह से आया है। जरा इसको हम गौर से देखना है बच्चों, क्या दिक्कत कर दिया। यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं आप कि इसमें मान लीजिए जेड प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है बच्चों यहाँ पर अगर जेड प्रोटॉन है, जेड, तो चार्ज कितना होगा जेड इंटू ई, और यहाँ चार्ज कितना है ई, तो अट्रैक्शन लग रहा है। ये जो फोर्स आप निकाल रहे हैं kZe²/r², ये आप मान रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, एक जो न्यूक्लियस खींच रहा है और दूसरा इसकी वेलोसिटी के कारण जो बाहर फोर्स लग रहा है, यही ना किए हैं जी आप, हैं। अब जरा गौर सुनिए आप जरा इसको, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पूड़ी खाने बैठा है, हैं? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, समोसा खाएगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गुलाब जामुन खाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। ये सब इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो क्या बोर साहब ने जब डिराइव किया इक्वेशन या ये इक्वेशन लिखा है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कंसीडर किया है? आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नॉट कंसिडर्ड, उसको कंसिडर नहीं किया गया, नॉट कंसिडर। जब उसको कंसिडर नहीं किया मतलब ये पूरा इसी को लेके तो आपने डिराइव किया है, इसी को लेके आपको याद होगा वेलोसिटी निकाला, रेडियस निकाला, एनर्जी निकाला, और आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन को कंसिडर ही नहीं किया जी। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बच्चा लोग, बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो भैया अगर इसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि कंसीडर नहीं किया गया है। तो हम लोग समझ गए भाई कि बोर थ्योरी एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये होल्ड नहीं करेगा। कोई कहानी सुनाए तो आप पूछे क्यों नहीं करेगा, तो वहीं पर वो उसको चुप्पा मार लेगा, वो संट मार लेगा, चुप हो जाएगा। आप बताइएगा कि जब इक्वेशन डराइव हुआ था तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कंसीडर किया भाई, बोलेगा नहीं। तो यही रीजन है ना। अब बच्चों, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है, हाइड्रोजन है, या क्या है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है भाई, दो, कहीं एक निकाल दो, हीलियम +1। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, या 2 निकाल दीजिए, 2, हाँ, एक बचा। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 4 में 3 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 1। तो जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पर बोर थ्योरी एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब कोई सवाल आपको दे, परीक्षा में बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, कहेगा बोर्स इक्वेशन से लगाइए और हीलियम क्वेश्चन पूछ लेगा, और एक ऑप्शन दिया होगा डी वाला कि नॉन ऑफ दीज, तो क्या बोलिएगा, नॉन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि बोर थ्योरी हीलियम पर एप्लीकेबल नहीं है। क्या है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, लेकिन हीलियम +1 पे एप्लीकेबल है। क्लियर। सो अब इसमें जो बाकी सारी बातें हैं तो हम लोग पता ही है कि यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या होता है बच्चों, r0n²/z। वेलोसिटी वैल्यू क्या होता है, v0z/n। एनर्जी की वैल्यू क्या होता है, -E0z²/n²। मतलब अब अगर कोई आपसे कहे कि हीलियम के लिए काम करना है तो जेड कितना हो जाएगा, 2। कहे कि बेरिलियम के लिए काम करना है, जेड कितना हो जाएगा, 4, Z2। समझ गए ना आप, ठीक है।
इसमें कुछ बातें मुझे और आपको सिखाने का मन कर रहा है, लेकिन अगले स्लाइड में भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है, बताने वाला हूँ। तो रेडियस देखिए, फार्मूला आ गया, तो ठीक है ना। आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ रही है, थोड़ा गौर, आप पेन लेके बैठ जाइए, आप फटाफट लिखना शुरू करिए। जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी एक दिए हुए एन के लिए, ये तो कांस्टेंट है ना यार, कितना होता है, ये होता है 52.9 पिकोमीटर, याद है ना आपको, 52.9 पिकोमीटर। अब यहाँ देखिए आप 52.9 पिकोमीटर, यहाँ देखिए आप जैसे जैसे R=R0 जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी एन की दी हुई वैल्यू के लिए, मतलब मैं ये पूछूं कि अगर n=1 है तो हाइड्रोजन लिथियम +2 बेरिलियम +3 में किसके करीब इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा, आप खुद से सोच के बता सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर मारेगा, वो अट्रैक्शन बैलेंस करना होता है। देखो आप, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा नहीं, तो न्यूक्लियस के पास खींच लेगा। तो जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे जेड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उतना पास पहुंच जाएगा। तो आर की वैल्यू देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है, मतलब ये अगर रेडियस की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि आगे बढ़ने पर इस केस में रेडियस की वैल्यू घटती चली जाएगी। यहाँ रेडियस ज़्यादा होगा, यहाँ रेडियस कम होगा, यहाँ रेडियस और कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर वेलोसिटी की बात किया जाए तो वेलोसिटी जेड के साथ बढ़ जाता है। एनर्जी की बात किया जाए तो एनर्जी घट जाएगा। देखो माइनस है ना, ये बढ़ता दिख रहा है, घट जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। क्यों घट जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और यार बहुत ध्यान समझो, मज़ेदार चीज़ बोल दिया मैं झटके में यार। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे जैसे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, फॉर गिवन एन की दी हुई वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए बच्चों, जैसे जेड इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज करता है, एनर्जी डिक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ये दोनों कुछ कह रहे हैं आपसे, ज़रा सुनो, इनकी बात तो सुनो भाई। कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू सेम है, सॉरी कहाँ गया, n की वैल्यू सेम है, जैसे z बढ़ाओगे, z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाओगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाओगे मतलब अट्रैक्शन बढ़ाओगे। मतलब हम ये कहें कि जो हाइयर एलिमेंट्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पकड़ के रखे हैं, ज़्यादा बाउंडेड किए हैं, ये एनर्जी डिक्रीज कर रही है। मतलब निगेटिव वैल्यू क्या होगी, निगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ज़्यादा निगेटिव बढ़ गया मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब जो बड़े बड़े एटम्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्रोटॉन क्या उनके पास ज़्यादा है, खींच लिया अंदर, समझ गए आप, मोर बाउंडेड। हैं, मज़ा आया होगा आपको। ये वैल्यूज मैंने दिखाया हुआ है, हम लोग इससे पहले ही काम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए आप भाई। तो कह रहा है कि what are the frequency and wavelength of a photon emitted during transition from n=5 state to 2 state in that hydrogen atom। इस सवाल को सॉल्व करिए आप लोग। चलो, तो कह रहा है कि भाई n=5 से n=2 में आया तो कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा, what are the frequency and wavelength। तो भाई अब हम कह रहे हैं कि हम यहाँ से इसको यहाँ गिराएंगे तो कितना एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ की एनर्जी जो मान लो इसको 1 बोलो और इसको 2 बोलो, तो 1:2 घटा दीजिए, ये जो अंतर होगा वही निकलेगा। हैं, तो वो बता, हमसे पूछा जा रहा है कि 1 कह 5 से, अब देखो अब ज़रा समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। आपको तो पता ही है कि इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम। इधर एनर्जी बच्चों क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना भाई बच्चा लोग। तब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी पर आएगा तो एनर्जी निकालेगा, तो कितना एनर्जी निकालेगा भाई, डेल्टा E = E5 - E2। कहाँ आया है, 2 पर आया है, यहाँ पर आया है E5 - E2। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला तुमको पता ही है, यहाँ एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। और एनर्जी, ये एनर्जी जो निकलेगी किस रूप में निकलेगी, वेवलेंथ के रूप में। सब बातें हम लोग कर चुके हैं, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ निकल जाएगा तो फ्रिक्वेंसी नहीं निकाल लीजिएगा, C/ν करते हैं ना। अब वही हमसे पूछा है कि फाइंड द फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमको पता है भाई कि En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें कौन सा यूज करिएगा डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। सवाल में जूल लिख रहा है तो 2.18 × 10⁻⁻18 जूल कर लीजिए। दोनों एक ही है भाई,
ये यूनिट बदल गया, ठीक है। तो जो सवाल में यूज करे ये हो गया जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ये सवाल किसके लिए किया जा रहा है? हाइड्रोजन के लिए किया जा रहा है। क्या? हाइड्रोजन एटम, Z1 हो गया। तो अब घटाइए, तो कह रहा E5 कितना होगा? E5 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 25। यहाँ 5 रख दिया हमने, Z तो 1 है ही। अब E2 कितना होगा बच्चों? थोड़ा लंबा करा रहा हूँ क्योंकि एज ए टीचर आई शुड गो फॉर फर्स्ट लेंदी मेथड सो दैट यू स्टूडेंट कैन ग्रैस्प इट एंड देन आई विल डेवलप इन अ वेरी इजी मेथड, ठीक है ना। तो भैया ये हो गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 2 स्क्वायर, 2 मतलब 4। इसको भाग घटा दीजिए, क्या करना हमको? E5 माइनस E2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया कॉमन, इसमें से घटा रहे हैं तो ये हो गया पॉजिटिव 1/4 माइनस 1/25। कितना आया जी? हैं? कर लेंगे ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब घटाइएगा, ये डेल्टा E है एनर्जी 5 माइनस 4, ये 25 में से 4 गया, कितना आया? 21 ना, इंटू 25 इंटू 4 इतना इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आ गई, ठीक है। अब इसको करिए ना आप 13.6 ना लिख करके इसको 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल करिए, तो सब SI यूनिट में आ जाएगा। ये एनर्जी, इतना एनर्जी निकलेगा। अब ये एनर्जी किस रूप में निकलेगा? वेवलेंथ के रूप में, एक फोटोन के रूप में। तो दैट फोटोन इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, या दैट फोटोन इज इक्वल टू h इंटू न्यू। यहाँ से वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिएगा। समझ गए आप लोग? अब चलिए आपको थोड़ा इसको जनरलाइज कर लिया जाए। जनरलाइज कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई N2 से कूद के N1 पर गिर रहा है, N2 हाइयर है तभी तो गिर रहा है, कहीं कहीं ड्रॉप हो रहा है। तो कोई ड्रॉप, क्या ड्रॉप मतलब ज़मीन से ड्रॉप कर छत पे चले जाएंगे? ड्रॉप मतलब छत से नीचे गिरे है ना। तो क्या करेंगे? डेल्टा E इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ फटाफट बच्चों, तो घटाएंगे क्या आएगा? E0 है ना, E0 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। वही अभी जो किया था वही कर रहा हूँ मैं, जनरल लिख रहा हूँ। तो अभी नॉट की वैल्यू जानते हैं आप, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, N1 N2। जैसे ही सवाल था, अभी देखिए डेल्टा E है, हैं, तो डेल्टा E है तो ये कितना हो जाएगा? hc बाई लेमडा। तो यहाँ से हम कहेंगे 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू, ये क्या है? ये वेव नंबर है भाई, 1 बाई लेमडा। इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? K से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, है ना, ये 1 लेमडा है ना, hc बाई लेमडा इज इक्वल टू, ये 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू वेव नंबर। वेव नंबर पढ़े ना हम लोग, 1 बाई लेमडा। ये क्या हो जाएगा? E0 बाई hc जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। मज़ेदार बात सब सुनिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जब कोई दिल से कोई काम करता है ना बच्चों, तो अपने आप वो सही जगह पहुंच जाता है। कई बार तो आश्चर्य पड़ जाता है कि ये भाई ऐसे कैसे हुआ। देखिए इसको छोड़ देंगे तो फ्रिक्वेंसी बन जाएगा, ये बार लगाएंगे तब वो वेव नंबर होगा। ये जो वैल्यू है बच्चा लोग जानते कितना आता है? 109,677 है ना, 1.09677 1.09677 पर मीटर, 1.09677 पर मीटर। कुछ याद आ रहा है इसको देख के आपको? इमोशनल तो नहीं हो जा रहे हैं आप लोग? हैं, भावुक नहीं हो रहा है ना भाई? पढ़ने वाला बच्चा हो जाता है, वो इतना डूब जाता है ना। ये हो गया जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आया बच्चों? 1 बाई लेमडा की वैल्यू। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक हम लोग रिडबर्ग फार्मूला पढ़े थे, लेकिन वो थियरी से नहीं आया था, वो जस्ट ऐसे ही आ गया था एम्पेरिकल रिलेशनशिप से। वेव नंबर को कैलकुलेट करते करते उस फार्मूले में आया था 1.09677 पर मीटर जेड स्क्वायर बाई दिस मच वैल्यू, सेम आया था। तो कहते हैं बोर थियरी यूज करके एग्जैक्टली सेम रिडबर्ग फार्मूला निकल जाता है।
और ये बोर थ्योरी की बड़ी सफलता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। एनर्जी में रिडबर्ग कांस्टेंट अलग है और लेंथ में अलग है वेव नंबर के लिए। क्या दोनों कैसे मालूम चलेगा, यूनिट्स मालूम चल जाएगा। समझ गए आप। ये कैसे निकाला मैंने, फिर से बताता हूँ आपको। एक की एनर्जी N2 है और N1 है, वो दूर है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो N2 से ड्रॉप करके N1 पर आया तो एनर्जी कितना निकालेगा, EN2 माइनस EN1। और E की वैल्यू आप लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस E0Z² बाई N²। एक बार यहाँ N2 रखिएगा, एक बार यहाँ N1 रखिएगा, घटाइएगा, ये 1/λ आ जाएगा। डेल्टा E इज इक्वल टू AC/λ। जरूर घर पे करिए, आपको लग गया, ऐसा समझ में आ गया, इससे काम नहीं होता भाई, जरूर करिएगा, ठीक है, घर पे करिएगा। तो अगर ये सवाल हमको दिया, अब देखिए सवाल को शॉर्टकट में कैसे किया जाए। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सवाल को हम लोग आसानी से कर सकते हैं शॉर्टकट में। मैंने लंबा मेथड बताया था, शॉर्टकट में हमसे क्या बताइए, वेवलेंथ क्या होगा, हम कहेंगे 1/λ इज इक्वल टू 1.10967 पर मीटर Z²। जेड हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा। ये 5 से कूद के 2 पर आया है, तो ये जहाँ ऊपर था उसको N2 बोलोगे, जहाँ नीचे था उसको N1 बोलोगे। ये हो गया 1/4 माइनस 1/25। अब जब पीछे अपनी कॉपी में देखिए तो यही वाला हमने डराइव किया था, ठीक है, समझ गए आप। और जेड की वैल्यू इसलिए कि भाई हाइड्रोजन के अलावा हीलियम +1 है, लिथियम +2, लेकिन ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन एक है होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन 2 है, फॉर्मूला इसके लिए घूम रहे हैं आप, तो गलत हो जाए। क्यों, द फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड बाय अज्यूमिंग दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम or ion. If you are using the same formula for multi-electron species, it means you are doing the mistake at the fundamental level. It's a derivation of the formula is by assuming that there is only one electron. Yes, चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट बच्चों, ये सवाल हम लोग बहुत कुछ सिखाया यार। अब अगला सवाल है, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। अब अगर कोई आपको एनर्जी दिया हो तो अपने से कुछ मत मान लीजिए, वाह, अगर ये एनर्जी दिया रहता है, सभी बच्चे ध्यान सुने, एनर्जी सवाल में दिया रहता है तो वहाँ से आप E0 निकालिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसी को हमको सवाल बनाना नहीं होता है, परीक्षा में जो सवाल दिया होता है उसको सॉल्व करना होता है ना। तो हमें एनर्जी की वैल्यू दिया तो विल यूज दैट वन। हमें दिया है किलो जूल पर मोल में, तो हेंस एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट शुड बी, तो चौथे ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, जल्दी बनाइए तो इसको। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए किलो जूल पर मोल है और हमसे पूछा भी गया है किलो जूल पर मोल के लिए, तो इसमें बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक का नहीं है, एक मोल का है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक का पूछेगा तो उसको हमको एवोगाड्रो नंबर से भाग देना पड़ेगा। बहुत अच्छे, कह रहा है एनर्जी ऑफ द बोर इन कहाँ पर है, सेकेंड बोर ऑर्बिट। अच्छा, सेकेंड बोर ऑर्बिट और सेकेंड एक्साइटेड में अंतर होता है ना। अगर सेकेंड एक्साइटेड लिखा होता तो एन की वैल्यू हम 3 यूज करते। चलिए भैया, ये कह रहा है हमको एनर्जी इज इक्वल टू माइनस E0, किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो Z1 हो गया बाई N² मतलब 4। इसकी वैल्यू हमको दिया है -328 के बराबर, है ना। यहाँ से E0 निकल गया, E0 इज इक्वल टू 4 × 328, ये हो गया E0 की वैल्यू। अब कह रहा बताइए एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। अब फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी बच्चों, -E0/9। यहाँ से E0 की वैल्यू वहाँ रख दीजिए, तो इज इक्वल टू अभी कितना आएगा, 4 × 8 = 32, 2 3, 4 दूनी 8, 3 11, 1 4 3 12, 1 13, इतना है बच्चों। इसको 9 से भाग दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो हो जाएगा 9 1 4 41, 9 चौके 36, 5। कहाँ गलती कर दिया भाई, क्या गलती कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ बच्चों, एनर्जी हमको फोर्थ में दिया है, कहाँ सेकंड में दिया है ना, तो E0/4 की वैल्यू हो गई 328। तो E0 इज इक्वल टू 4, ये 4 बटे 32, 2 लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, 1 ऐसे लगा 1, 4 3 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। अरे यार ये 9 क्यों लिखा हमने, कह रहा फोर्थ ऑर्बिट में निकालना है, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 8 128 हुआ, और 3 32, 16 दूनी 32 हुआ, माइनस लगा दीजिएगा तो -82 आ जाएगा। आंसर इज डी। लेकिन क्या हुआ कि
ये ऐसे क्वेश्चन करके हम लोग आइडिया डेवलप कर लिए कि अगर कोई वैल्यू दिया जाएगा तो हम लोग उसको वहाँ से ई नॉट डेराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक और सवाल है आपके लिए, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी। इस पे सवाल इतना क्यों बनवा रहे हैं बताइए? इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि इससे सवाल खूब पूछा जाता है परीक्षा में। हम तो पेपर आउट कर रहे हैं भाई, जो पढ़ा रहे हैं वही परीक्षा में आएगा। कह रहे द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम आयन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो चलिए हमसे कह रहा है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, द सेकेंड एक्साइटेड, यहाँ ये एक चीज़ सिखाना था, सेकेंड एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 3। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 9, है ना बच्चों? 3 हो गया। ये सेकेंड एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 3, ये बताना चाह रहा था, एग्जामिनेशन में गलती आपसे 9 हो। ये क्या हुआ भाई? 9 1 का 9, 4 13, 9 चौके 36, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? क्या पूछा है? अच्छा हीलियम प्लस आयन का पूछ रहा है, ठीक है ना? दिया हाइड्रोजन का है, पूछ हीलियम का रहा है। तो हीलियम की वैल्यू Z² बाई n², जेड की वैल्यू 2, 3 to 4 करिए इसको आप, 16 चौके 64, -6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए आप? दिया हाइड्रोजन के लिए है, मैंने कहा जो ये डेटा देता है इसे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ई नॉट की वैल्यू। यहाँ फॉर्चुनेटली बच्चों वही दिया है जो हम जानते हैं, तो कोनो दिक्कत तो है नहीं हम लोगों को, है ना? लेकिन जब ये कह रहा सेकेंड एक्साइटेड तो N3 कर दिया, हीलियम करा Z2 कर दिया, आंसर इज 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर ये थोड़ा गड़बड़ टाइप कर दिया टाइपिस्ट ने, ठीक है ना बच्चों? ये 1.4 हुआ, कितना है? 9 चौके 9 का 9, कितना है यार ये? 4 9 तो 4 46, 9 चौके 36। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ कुछ है एरर। अरे यार क्या हुआ? ये क्या हुआ? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू हमको क्या करना है बच्चों? Z² मतलब 4, कहाँ करना है? 9, ये गुणा करके निकाल लेंगे, ठीक है? तो 4 छके 24, 4 2 और 4 3 12, 14 1, 4 1 4 1 5, 54 होगा। 9 से भाग देना है, तो 9 5 45, 9 छके 54 और 0 4 40, 9 चौके 36। आंसर इज 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इज सी। चलिए नाउ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड हमें और क्या पढ़ना है इसमें? हमें पढ़ना बच्चों लिमिटेशंस पढ़ना है, चेक कॉन्सेप्ट, ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लेके आया हूँ, बट टाइम कम पड़ गया, सो आई कुड नॉट डिस्कस ऑल दोज थिंग। मैं आपको मॉडल डिस्कस कर देता हूँ आज के लिए, ओके? बोर्स एटॉमिक मॉडल मैं सिर्फ आज के लिए डिस्कस करता हूँ। बोर साहब का आखिर में मॉडल क्या था? तो बोर साहब ने बोला बच्चों, बोर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रिक पाथ में, है ना, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से चक्कर मारता है और ये स्टेबल होता है क्योंकि ये हर जगह नहीं घूमता, ये डिसकंटिन्यूअस, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह घूम रहा है, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमता है जिनको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है कि उसमें घूमेगा तो वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं निकालेगा, और इसलिए वो स्टेबल हो गया। इसलिए मैक्सवेल साहब ने जो बात कही थी यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है। मैक्सवेल साहब ने कहा था एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट ये बात बोर साहब ने कहा गलत है। कि क्यों गलत है? इन्होंने कहा मैं उसको लाइसेंस दिया हूँ, ठीक है, उसमें घूमेगा, और जैसे जेड इंक्रीज करता है तो उसकी एनर्जी निगेटिव हो जाती है और रेडियस छोटा हो जाता है। हमने भी देखा था आपको कि जैसे जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है उसकी एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, घट जाती है और रेडियस छोटा हो जाता है। इट मीन्स व्हाट? दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। जो हायर एलिमेंट्स हैं जिनके पास प्रोटॉन ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं, जिसका जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना तगड़ा वो पकड़ के रखा है। समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे। और क्या है बच्चों, हमने डिराइव किया तो R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ई इज इक्वल टू ये आया। इसको मैंने आपको बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया था
कि जैसे जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, आर की वैल्यू घट रही है, जैसे जेड बढ़ रहा है वैसे एनर्जी भी घट रही है। ये माइनस में ना बच्चों, तो एनर्जी घट रही है मतलब टाइटली बाउंडेड, इसलिए नज़दीक आ गया, क्लियर। और वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये रहा बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलिए आज का क्विज देखता हूँ, क्विज शायद आप काम का हो, क्विज ऑफ द डे। बच्चों चलो ये क्विज ट्राई करो आप लोग। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो बोर्स मॉडल आपको समझ में आ गया। बोर्स मॉडल कुछ नहीं था, वो न्यूक्लियस, लेकिन बोर साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया था बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। इन सबको चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी दिस। आपको वर्क फंक्शन बताना है। ये शायद ज़्यादा कैलकुलेशन था क्या बच्चों। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम लोग क्या डिनोट करते हैं बच्चों, W नॉट। सो वी हैव टू फाइंड द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच एंगस्ट्रॉम जनरेट्स अ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी दिस वन। वेलोसिटी बच्चों मालूम चल गया तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, वो कितना होगा, हाफ mv²। बोले यस नो। ये सब पोर्शन हमको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो हमको क्या बताया बच्चों, वेवलेंथ पता, तो hc/λ। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट वी आर स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस। W नॉट खर्च हो गया यार, इतना भैया तुम उसको खाने के लिए दिए हो, ये तो वो निकलने में ले लिया। अब कितना बचा, हाफ mv²। यस नो। लेमडा आपको ये दिया हुआ है, W नॉट आपको कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई थिंक यू कैन डू इट। यस, थोड़ा कैलकुलेशन तो है इसमें, यस आई डोंट नो, मैं इसको देख पा रहा हूँ साफ साफ, बट मुझे लगता है आप लोग प्रोसीजर सेम फॉलो कर रहे होगे। यस चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्विज ऑफ द डे है। नेक्स्ट क्लास में बोर्स मॉडल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स साहब ने इनके इस थ्योरी से हम लोग क्या क्या चीज़ें करने में सक्सेसफुल रहे और क्या प्रॉब्लम अभी भी रही, इनको सॉल्व करने के लिए और क्या नया मॉडल दिया गया। तो आई विल डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल दैट इज कॉल्ड सोमरफेल्ड मॉडल, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। ये एक सोमरफेल्ड साहब थे, इन्होंने बोर साहब से प्रभावित होकर के, इम्प्रेस होकर के एक नया मॉडल दिया दैट इज कॉल्ड सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।